तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विशाल फ्यूरिया की तरफ से डायरेक्ट करी गई छोरी पार्ट 2। एक काली अंधेरी रात में एक बच्ची को दिखाते हुए होती है जो कि एक लालटेन लेकर एक बहुत ही भयानक खेत के अंदर इधर उधर भाग रही थी। और इस खेत को आप पहचान गए होंगे जो कि छोरी पार्ट 1 का ही था। असल में ये बच्ची अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। ये काफी ज्यादा डरी हुई थी, परेशान थी कि तभी उसे कुछ अलग अलग बच्चियों की झलकियां दिखाई देती है जो कि उससे बोल रही थी कि माँ बुला रही है, माँ बुला रही है। और वो उन बच्चियों के पीछे जाते जाते एक कुएं के पास पहुंच जाती है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कि तभी एक जंजीर उसका पैर जकड़ लेती है और कुएं के साइड में बनी हुई एंट्रेंस के अंदर कोई उसे खींच लेता है। और बस हम उस बेचारी बच्ची की चीख को ही सुन पाते हैं। लेकिन तभी एक खतरनाक सी आकृति हमको दिखाई देती है जो कि उसी तरफ भाग रही थी। यानी कि शायद से यही वो खतरनाक राक्षस या फिर कोई ऐसी एंटिटी थी जिसने कि उस बच्ची को इस कुएं के अंदर खींच लिया था। खैर अब कहानी यहाँ से आती है सीधा साक्षी पर, जो कि अब शहर में रहती है, एक स्कूल के अंदर टीचर है। अब आखिरी मूवी में साक्षी प्रेग्नेंट थी जो कि अब ईशानी नाम की एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दे चुकी है जो कि अब 7 साल की हो चुकी है। मतलब की कहानी 7 साल आगे जा चुकी थी। साक्षी को हम क्लास लेते हुए देख पाते हैं जहां पर वो एक केवमैन के बारे में पढ़ा रही होती है कि पहले के केवमैन कैसे रहा करते थे। लेकिन इवेंचुअली उन लोगों ने आपस में रहना शुरू कर दिया था, एक समुदाय बनाया, अपनी बिरादरी बनाई थी। और ये सीन यहाँ पर इस मूवी के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल भी है। एनीवेज अब साक्षी प्रिंसिपल से बात करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ईशानी के होम क्लासेस को अलाउ कर दें क्योंकि उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो स्कूल नहीं जा सकती थी। लेकिन वो उसे साफ मना कर देते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो बाकी बच्चे भी इस चीज के लिए जोर देने लगेंगे। अब हम ईशानी को देख पाते हैं और आखिरी मूवी के अंदर हमने रानी को भी देखा था जो कि राजबीर की ही बीवी हुआ करती थी। लेकिन अब वो साक्षी के साथ ही रहती है। वो ईशानी का ख्याल रखती है और ईशानी की मेडिकल कंडीशन इसलिए खराब है क्योंकि उसको सूरज की तेज किरणों से एलर्जी है, उसकी स्किन जलने लगती है। और इसी वजह से साक्षी और रानी उसे सनलाइट से दूरी रखते थे। इनफैक्ट इसलिए ही उसकी माँ ने अपनी प्रिंसेस का नाम रात्रि भी रख दिया था। वो होता है ना, छोटे बच्चों को उनकी कंडीशन के बारे में ना बताकर कुछ कहानी बताई जाती है जिससे कि उनको ऐसा फील हो कि वो स्पेशल है। अब जैसा कि हमने ये देखा था कि प्रिंसिपल ने साक्षी से साफ मना कर दिया था कि वो ईशानी को घर से नहीं पढ़ा सकती है तो उसे स्कूल लाना ही पड़ेगा। जिसके चलते यहाँ पर जो साक्षी होती है वो अपनी बेटी को अच्छे से कवर कर स्कूल लाती है और इसके चलते प्रिंसिपल को भी काफी अच्छा लगता है। एनीवेज अब हम देखते हैं समर को। तो 7 साल पहले वो राजबीर के ही गांव में पुलिस इंस्पेक्टर था जिसके पास साक्षी और रानी अपने मर्डर्स को कन्फेस करने गए थे। लेकिन जब वो राजबीर के घर पर आता है तो उसे वहां पर उन तीनों की लाशें नहीं मिलती। और तब से ही साक्षी डरी हुई है कि अगर वो जिंदा बच चुका है तो वो उसके और उसकी बेटी के पीछे जरूर आएगा। अब यहाँ समर दिल का अच्छा इंसान था और उसे साक्षी को ऐसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा था। तो पिछले 7 सालों से वही उसका ख्याल रखता है, उसकी छोटी बड़ी जरूरत, ईशानी की जिम्मेदारी, वो सब चीजों का ख्याल रख रहा था। इवन दो वो ईशानी को एज अ फादर पाल पोस रहा था लेकिन साक्षी के साथ उसका रिश्ता काफी पवित्र था। एनीवेज अब साक्षी यहाँ पर जो है वो 7 साल से उसके ही घर में रह रही थी, वो भी डर की वजह से। इनफैक्ट वो कहीं बाहर भी नहीं जाया करती थी, यानी कि सीधा स्कूल जाना और डायरेक्टली घर आना। उसे ये डर था कि राजबीर कहीं वापस फिर से ना आ जाए। लेकिन समर उसे हिम्मत देता है कि अगर इन 7 सालों में किसी को आना होता तो वहां पर आ चुका होता। खैर अब समर जो होता है वो साक्षी को ईशानी के लिए एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में बताता है जो कि थोड़ी सी दूरी पर था। लेकिन यहाँ साक्षी जो होती है जाने से डर रही थी। अब हम देखते हैं कि समर और साक्षी बात कर ही रहे थे कि तभी ईशानी घर पर खेल रही होती है। लेकिन अचानक से उसे कुछ हलचल महसूस होने लगती है। तभी एक खतरनाक काला साया उसके पास आकर उसे पोजीशन में लेने लगता है जिसके साथ ही वो घर से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे रानी भी आती है क्योंकि वो बाहर कुछ कर रही थी। लेकिन तभी उन दोनों को एक एम्बुलेंस के अंदर आए हुए कुछ लोग किडनैप करके वहां से ले जाते हैं। जब साक्षी घर आती है तो उसे ईशानी और रानी कहीं पर भी नहीं मिलते और वो ये बात समर को बताती है जो कि तुरंत ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर देता है। अब साक्षी घर पर ही रहती है जो कि अपनी बेटी के जाने से डर के मारे रोए जा रही थी और उसे उसके विजन्स भी आने लगते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद में समर उसे कॉल करके बताता है कि ईशानी ट्रेस हो चुकी है जो कि असल में सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई थी जिसको राजबीर के गांव का मुखिया यानी कि ताऊ अपने साथ ले जा रहा था। अब ये लोग बिना वक्त गवाए सीधा उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर 7 साल पहले ये सब शुरू हुआ था और उस खेत में आ जाते हैं जहां पर कुछ बच्चे साक्षी के सामने डॉल्स फेंक कर जा रहे थे। और जब साक्षी उस डॉल को देखती है तो उनके ऊपर ईशानी की ड्रेस का टुकड़ा भी लगा हुआ था। और जब वो समर और बाकी के 2 कांस्टेबल खेत के बीच में आते हैं तो सभी बच्चे उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये सारे के सारे लड़के थे। एनीवे समर जो होता है वो साक्षी को बचाने के लिए उसे साइड में खड़ा कर देता है जिसको एक आदमी खींच कर ले जाने लगता है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वो होता है उसका ही पति राजबीर, जिसका आधा चेहरा अजीब सा हो चुका था, वो भी रानी के हमले की वजह से। यानी कि 7 साल पहले जब रानी ने उसके ऊपर हमला किया तब उसका आधा चेहरा खराब सा हो गया था। सो बेसिकली देखा जाए तो पिछले 7 साल से ये गाँव वाले साक्षी और ईशानी को ही ढूंढ रहे थे। खैर अब साक्षी को समझ पाती इससे पहले ही कोई उसे पीछे से डंडा मारकर बेहोश कर देता है और समर यहाँ बच्चों को रोकने की कोशिश करता है, हवा में फायर करता है जिससे कि वो भाग जाते हैं। खैर वो साक्षी के पास आता है लेकिन तब तक वो गायब हो गई थी जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम साक्षी को देख पाते हैं जिसे एक रूम के अंदर जो कि बेसमेंट जैसी जगह थी वहां पर लाया जाता है जहां पर सभी गाँव के लोग जमा हो रखे थे। और तभी इस गाँव का मुखिया यानी कि ताऊ सबसे ये कहता है कि राजबीर की घरवाली और उसकी बेटी 7 साल पहले यहाँ से चले गए थे और उन्होंने उनकी प्रथा को तोड़ दिया था और वही बच्ची उस दिन खत्म होने वाली थी, सैक्रिफाइस होने वाली थी, जिसके चलते उनके गाँव पर श्राप आ चुका है और उनकी समृद्धि खुशहाली सब कुछ चली गई थी। तभी राजबीर कहता है कि उसकी बेटी और बच्ची तो वापस आ चुकी है और उसका वादा पूरा हुआ तो वो उसको वापस अपने कुनबे में यानी कि अपनी बिरादरी में शामिल कर ले। लेकिन ताऊ ये बोलता है कि ये इजाजत तो प्रधान जी ही देंगे और दासी जो कि उनकी पत्नी है वो उनसे पूछकर इस चीज को बताएगी। खैर अब तभी एक काले लिबास वाली अजीब सी लेडी को दिखाया जाता है और इसको ही सब दासी माँ कहते हैं और वो वहाँ पर लगे हुए एक दरवाजे के टाक से यानी कि वहाँ पर एक छोटे से सुराख से प्रधान जी को इशारा करती है और अंदर हम एक झलकी देख पाते हैं जो कि काफी अजीब सा आदमी था। आदमी कहें या फिर एक अजीब सा राक्षस जिसको हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था जो कि एक छोटी सी बच्ची को उठाकर
कर ले गया था वो वहाँ पर जंजीरों से बंधा हुआ था और अब वो अपनी किसी पौराणिक भाषा में कुछ कहता है जो कि खाली दासी ही समझ पाती है, जिसके बाद में दासी आकर ताऊ को बताती है। अब ताऊ ये कहता है कि अगले 3 दिन तक साक्षी और उसकी बेटी को यहीं पर रखा जाएगा और उसकी बेटी का सैक्रिफाइस होगा जिससे कि उनके गांव का श्राप दूर हो जाएगा और तीसरी रात को ही साक्षी की गर्दन खुद राजवीर काटेगा सबके सामने, जिससे कि उसे वापस कुनबे में ले लिया जाएगा। इनफैक्ट हम ये भी देख पाते हैं कि जहाँ पर ये क्रीचर या फिर ये प्रधान रहा करता था उसके आगे एक गेट था जिसके ऊपर एक बहुत ही अजीब सी आकृति बनी हुई थी, जैसे कि होता है ना कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा, बिल्कुल उस तरह से। इनफैक्ट आप इसको यहाँ पर इस गाँव का राजा ही मान लो और ये सारे गाँव वाले इसी को पूजा करते थे। यानी कि इस गाँव के अंदर हमको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि कुएं के अंदर लड़कियों की बलि दी जाती है जिससे कि गाँव समृद्ध हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्लॉट को और भी ज्यादा एक्सटेंड करा गया है। यानी कि ये सब किसी और के कहने से नहीं बल्कि प्रधान के कहने से हो रहा था, जो कि ये अजीब सा बड़ा सा दानव जैसा क्रीचर है। खैर अब ये लोग आगे बात करें इससे पहले ही वहाँ पर बने हुए दूसरे दरवाजे से बहुत सारी लेडीज के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है जिससे कि सब डर जाते हैं और ऐसा तब हुआ था जब यहाँ पर साक्षी राजवीर से सवाल जवाब कर रही थी। खैर तभी साक्षी को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाता है और यहाँ पर उसे बेहोश किसी और ने नहीं बल्कि दासी ने किया था। खैर अब साक्षी को यहाँ पर कैद करने के लिए काफी सारे बच्चे आए थे जो कि कहते हैं कि वो शोर न करे नहीं तो वो जाग जाएगा। एनीवेज अब ईशानी को दिखाया जाता है जिसे दूसरे रूम के अंदर कैद करा गया था और यहाँ पर तभी शालीन नाम का एक बच्चा उसके लिए काढ़ा लेकर आता है जो कि दासी माँ ने ही दिया था और उसे 3 दिन तक खाली यही पीना होगा, यानी कि खाने पीने के लिए उसे कुछ और नहीं मिलने वाला था। अब वो अपनी माँ के बारे में पूछती है तो वो ये बताता है कि अब दासी ही उसकी माँ है और खुद शालीन की भी माँ कब की खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पर दासी उसकी भी माँ है और सब यहाँ पर उसे दासी माँ ही कहते थे, यानी कि एटलीस्ट सारे के सारे बच्चे। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर शालीन जो है वो ना ही लड़का है और ना ही लड़की है, वो एक ट्रांसजेंडर था और यही रीजन था कि वो अब तक यहाँ पर बचा हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी लड़की जिंदा नहीं बचती। दूसरी ओर साक्षी बाहर जाने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ पर दासी आ जाती है जो कि कहती है कि वो चुपचाप यहाँ पर मरने तक पड़ी रहे क्योंकि उसकी बच्ची के पास में कुछ खास शक्तियां हैं जिससे कि उसका बलिदान होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब साक्षी उससे सवाल जवाब करने लगती है लेकिन वो तभी अपने असली रूप में उसे हॉन्ट करती है जो कि एक बुरी आत्मा है जिसके पास उसकी बॉडी भी है। मतलब कि एक तरह से दासी जो है वो पूरी तरह से विच जैसी बन चुकी है जो कि काफी शक्तिशाली भी है और इसी साये को हमने ईशानी के सामने देखा था जिसने कि उसे पदस कर लिया था। खैर तभी हम राजवीर और ताऊ को देख पाते हैं जहाँ पर राजवीर ये कहता है कि उसे अपने माता पिता की मौत का बदला लेना है और वो तो आज ही साक्षी को खत्म कर देता, लेकिन उन औरतों की आवाजों ने उसको डरा दिया। जिस पर ताऊ कहता है कि वो आवाजें अभी आ रही हैं लेकिन जल्दी वो भी रुक जाएंगी और हम समझ पाते हैं कि वो औरतें जिंदा तो नहीं है या फिर बात इससे भी कुछ आगे की थी। खैर ताऊ कहता है कि सभी आवाजें भी शांत हो जाएंगी और सब कुछ ठीक होगा, बस दासी अगले 3 दिन में ईशानी का विश्वास जीतकर उसे सैक्रिफाइस के लिए तैयार कर ले। तभी हमें दासी को दिखाया जाता है जो कि ईशानी के पास आती है और उसे जबरदस्ती वो काढ़ा पिला देती है। अब वो प्रधान के पास जाती है और प्रधान के रूम का दरवाजा एक खास तरह की प्रार्थना से ही खुलता था। अब तभी दरवाजा खुल जाता है, मतलब कि प्रधान ने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। अब वो अंदर जाती है और वो झुककर चल रही होती है जो कि डर था या फिर रिस्पेक्ट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब दासी प्रधान से कहती है कि ईशानी ने काढ़ा पी लिया है और वो बाकियों से अलग है, शक्तिशाली है, तो वो मरेगी नहीं। वो प्रधान को भी कुछ पिलाती है जो कि एक काला लिक्विड जैसा था एंड माइट भी ये ईशानी का पिस हो सकता है। इनफैक्ट हम प्रधान की झलकियां भी देख पाते हैं तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा अलग सी है, सड़ी हुई सी है, लेकिन हाँ एक बात थी कि उसकी कद काठी काफी ज्यादा विशाल थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पौराणिक युग का हो। मीनवाइल साक्षी को दिखाया जाता है जो कि उस रूम के अंदर कैद थी और वहाँ पर एक दूसरा दरवाजा भी था जिसके पीछे से उसे ईशानी की आवाज आने लगती है। वो वहाँ पर बड़ी टॉर्च लेकर जाती है और ये कोई सुरंग जैसी जगह थी, कोई भूल भुलैया थी, यानी कि जो कुआं था ना उसके अंदर ही इन लोगों ने बहुत सारी अपनी सोसाइटी और बहुत सारे घर वगैरह बनाए हुए थे। पार्ट 1 में बताया गया था कि इस गांव के अंदर खाली 5 ही घर है, लेकिन वो खाली ऊपरी सतह पर है, नीचे तो यहाँ पर ढेर सारे लोग बसे हुए थे। खैर वो आगे बढ़ती है जिसे ईशानी की आवाज आने लगती है और वहाँ पर वो बार बार भटक जाती है। तभी हम ईशानी को देख पाते हैं जिस पर शालीन नजर रख रहा था, लेकिन दूसरे लड़के उसे चिढ़ाते हैं तो वो उनके पीछे भाग जाता है। बेसिकली वो उसकी आइडेंटिटी को लेकर चिढ़ा रहे थे कि अगर लड़की होती तो अब तक खत्म हो गई होती और लड़का होता तो उनके जैसा होता, लेकिन वो क्या था वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। खैर अब ईशानी यहाँ पर खुला दरवाजा पाकर वहाँ से निकल जाती है। वो भी उसी सुरंग जैसी जगह पर आ गई थी और उसे 3 बच्चियां दिखाई देती हैं जो कि उससे ये कहती हैं कि माँ बुला रही है, जिसके पीछे वो जाने लगती है और ये सेम बच्चियां हमें मूवी की शुरुआत में भी दिखाई गई थी। खैर यहाँ साक्षी को ईशानी मिल जाती है जिसको वो हक करने की कोशिश करती है क्योंकि ऊपर से धूप आ रही थी, लेकिन असल में तो ये उन तीनों लड़कियों में से ही एक थी, यानी कि उन बच्चियों की स्पिरिट में से एक, जिससे कि साक्षी परेशान हो जाती है। तभी ईशानी को दिखाया जाता है जो कि उन तीनों बच्चियों के पीछे जा रही थी और मेन डोर के पास वो आ जाती है जो कि उसे बाहर ले जा सकता था, लेकिन वो बाहर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि साक्षी उसे धूप में कभी जाने नहीं दिया करती थी। लेकिन अभी वो बाहर निकल जाती है जिसकी स्किन जलने लगती है। तभी साक्षी के पास पड़ी हुई ईशानी वाली जो डॉल होती है वो जलने लगती है, विच मीन्स की उन डॉल्स के अंदर उनकी प्रेजेंस या फिर कोई एसेंस जरूर था और वो इंडिकेट कर रहा था कि वो जो लड़की है वो जल रही है धूप के अंदर। खैर अब दासी माँ ईशानी के रूम में आती है जो कि वो उसे ना पाकर घबरा जाती है। तभी अचानक से उसका काला साया यानी कि उसका डार्क फॉर्म जो कि उसकी बॉडी से अलग हो सकता था वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो ईशानी को बाहर देखती है और ये सब कमरे रास्ते असल में एक कुएं के अंदर बने हुए हैं और ईशानी कुएं से बाहर निकल रही थी लेकिन वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। खैर अब दासी का काला साया उसके शरीर में वापस आता है और वो सीधा निकल जाती है ईशानी को लेने के लिए, लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि उसकी स्किन भी झुलस गई थी, मतलब कि उसे सेम ईशानी जैसी मेडिकल कंडीशन है। लेकिन दासी ने साक्षी से ये कहा था कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक खासियत है, एक शक्ति है। एनीवेज साक्षी को दिखाया जाता है जिसे उन लेडीज की और
बच्चियों की आवाज सुनाई दे रही थी और वो एक अंधेरे कोने में जाने लगती है। तभी दासी को दिखाया जाता है जो कि ईशानी और खुद का इलाज कर रही थी और उनके घाव पर मल्लम लगा रही थी कि तभी वहां पर ताऊ आ जाता है। अब वो ये कहता है कि ये लड़की बच तो जाएगी ना, क्योंकि इससे पहले भी 3 लड़कियां खत्म हो चुकी हैं जिन्हें प्रधान का इलाज करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन दासी के हाथों वो तीनों खत्म हो गई। वो कहती है कि उसके अंदर शक्ति है और वो इसी गांव का असली खून है, जिससे कि प्रधान का इलाज हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। यानी कि हमको समझ में आता है कि जो प्रधान था ना वो कमजोर हो रहा था और उसको अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी ऐसी खास लड़की की जरूरत थी जो कि यहीं के खून वाली हो, जो कि कोई और नहीं बल्कि ईशानी खुद है। ताऊ कहता है कि प्रधान बीमार है और तब से ही गांव के अंदर सूखा पड़ा हुआ है और अगर वो गुस्से में आ गया तो पूरा का पूरा गांव भस्म हो जाएगा, जिस पर दासी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ईशानी के सैक्रिफाइस से प्रधान को ठीक भी कर देगी। लेकिन ताऊ कहता है कि उसका काला साया ईशानी के ऊपर भारी पड़ रहा है, यानी कि उसका वो रूप जो कि काफी भयानक सा होता है। लेकिन इस बात पर दासी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काला साया असल में प्रधान ने ही उसे शक्ति के रूप में दिया था जो कि उनके लिए ही काम करता है। अब इसी बीच हम समर को देख पाते हैं जो कि अकेला ही खेत में घुस जाता है और उस कुएं तक पहुंच जाता है। खैर वो उस कुएं के अंदर उतर जाता है जिसको वो पूरी की पूरी भूल भुलैया मिलती है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। इनफैक्ट उसने अपने कांस्टेबल को भेज भी दिया था ताकि वो शहर से जाकर यहाँ पर मदद लेकर आ सके। उसने ये भी कहा था कि अगर वो कल शाम तक वापस लौट कर नहीं आता या फिर उसकी कोई खबर नहीं आती तो वो यहाँ पर सारी की सारी पुलिस फोर्स को लेकर आ जाए। ये सारी डिटेल्स वो फोन के अंदर वॉइस नोट्स के अंदर भी सबको सेंड कर रहा था। अब तभी हमें ईशानी को दिखाया जाता है जो कि दासी के पास ही थी। अब जो ईशानी होती है उसकी एक आदत होती है कि उसे सूप पसंद नहीं था और वो इस काढ़े को भी सूप ही समझ रही थी। इनफैक्ट जब उसकी खुद की माँ यानी कि साक्षी जो होती है वो उसको सूप पिलाया करती थी तो वो हमेशा एक कहानी सुना करती, जिसके चलते ईशानी जो होती है वो दासी से भी एक कहानी सुनाने के लिए बोलती है ताकि वो उस काढ़े को पी सके। अब दासी माँ ईशानी को कहानी सुनाने लगती है कि बहुत समय पहले इस गांव के राजा की कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते सूर्य देवता से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि उसको एक संतान प्रदान करी जाए। लेकिन होता यह है कि उसको चाहिए था बेटा, लेकिन सूरज देव ने किया ये कि उसको बेटी दे दी थी, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और वो उसको खत्म करने वाला था। इनफैक्ट वो सूर्य देव को बहुत उल्टा सीधा बोलने लगता है, साथ ही साथ उस बच्ची को वहीं कुएं के पास रख जाता है। अब इससे होता यह है कि सूर्य देव बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे, जिसके चलते वो उस बच्ची को जला ही रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा जल रही थी लेकिन वो बच्ची स्ट्रांग होती है और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। यानी कि सूर्य देवता भी थक गए थे उस बच्ची को जलाते जलाते। सी बात, एक छोटी सी बच्ची थी तो उनको भी उन पर तरस आ गया। लेकिन हुआ ये कि रात में एक केवमैन यानी कि आदि मानव आया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। उसने अपनी शक्तियों से उसे ठीक कर दिया और वो आदि मानव असल में एक राजकुमार था। वो उस बच्ची को अपने साथ रखता है और जब वो बड़ी होती है तो उससे आदि मानव की सेवा करनी पड़ती है और यहाँ पर ढेर सारी लड़कियां आती जाती हैं जो कि उस प्रिंस ऑफ डार्कनेस मतलब कि प्रधान को पसंद आ जाती हैं, तो वो उसे अपने साथ रख लेता है, यानी कि वाइफ बनाकर उसे शक्तियां भी देता है। सो बेसिकली यहाँ पर ये पूरी की पूरी कहानी के अंदर वो जो छोटी बच्ची थी जो कि बच गई थी, जिसको ये केवमैन यानी कि आदि मानव, जिसको प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी बोला गया है, जो उसको लेकर गया था वो कोई और नहीं बल्कि दासी खुद थी। वो अपनी ही कहानी इनडायरेक्टली सुना रही थी। दासी बताती है कि आजकल प्रधान बीमार है, जिसके पास अब ईशानी को भेजा जाएगा उसकी सेवा करने के लिए, और अगर वो उससे खुश हुआ तो वो उसको भी शक्तियां दे देगा। और यहाँ पर क्या सेवा होती होगी हम यहाँ पर बता भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज हो रही थी। अब ईशानी जो होती है उसको एंजल विंग्स चाहिए थे, यानी कि पर चाहिए थे, जिसके चलते दासी माँ कहती है कि हाँ, अगर वो उसको पसंद आ जाती है, यानी कि प्रधान को ईशानी पसंद आती है, तो वो उसको भी पर दे देंगे, विंग्स दे देंगे, जिसके चलते ईशानी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि कुछ ही समय के बाद में ईशानी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और इसी बीच साक्षी को दिखाया जाता है जो कि घूमते घूमते एक कमरे तक आ गई थी, जहाँ पर उसे बहुत सारी लेडीज की स्पिरिट मिलती है जिन्हें इसी कमरे के अंदर लाकर जान से मारा गया था, और ये सारी झलकियां हमको दिखाई भी जाती हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, उनकी बच्चियों को यानी कि लड़कियों को भी यहाँ पर लाकर अलग अलग तरह से इस्तेमाल करके खत्म कर दिया गया। अब इन सभी लेडीज की स्पिरिट इसी कमरे के अंदर कैद होकर रह गई, जो कि बस रोती रहती, तड़पती रहती, हमेशा वो जल रही थी, रोज मर रही थी और बस वो मुक्त नहीं हो पाती, यानी कि उनको मुक्ति चाहिए थी। यहाँ पर साक्षी को रानी भी मिलती है जो कि डर कर यहाँ वहाँ भाग रही होती है, छुप रही होती है, और अब तक राजवीर वहाँ पर आकर उसका गला काट कर उसे भी खत्म कर देता है और उसको एक अंधेरे कोने में फेंक देता है, यानी कि जहाँ पर सभी लेडीज की लाशों को डंप किया जाता था। अब साक्षी कुछ समझ पाती इससे पहले ही राजवीर गायब हो जाता है, मतलब कि ये सब वो विजन्स में देख रही थी, और हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि इनडायरेक्टली रानी खत्म हो चुकी है, यानी कि वो पास्ट की झलकियां देख रही थी। लेकिन तभी होता यह है कि रियल राजवीर वहाँ पर आ जाता है और उसे हंटर से पीटने लगता है, और दासी आकर बताती है कि ईशानी अब सैक्रिफाइस के लिए तैयार है, वो बड़ी हो चुकी है, मतलब कि उसके फोर्सफुली फर्स्ट पीरियड आ गए थे, वो भी 7 साल की उम्र में। ये सुनकर साक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बार बार बोलती है कि वो 7 साल की मासूम बच्ची है, लेकिन राजवीर उसे पीट पीट के अधमरा कर देता है। तभी दासी को दिखाया जाता है जो कि ईशानी के फर्स्ट पीरियड ब्लड को प्रधान को ऑफर करती है और वो उसे अप्रूव कर देता है। एंड आई नो कि ये बहुत ही वियर्ड चीज थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ इश्यूज के बारे में दिखाने की कोशिश करी गई है कि कैसे छोटी छोटी बच्चियों को मोलेस्ट करा जाता है। और यहाँ पर ये जो बहुत ही खतरनाक सा प्रधान दिखाया गया है जो कि कोई और नहीं बल्कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस या फिर ये कहें कि कोई डीमन है, तो इसको रियल लाइफ के उन लोगों की तरह समझो जो कि छोटी बच्चियों के साथ में ऐसा करते हैं। अब ताऊ सबसे कहता है कि आज तीसरी रात है और आज ही रात सारा का सारा रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा और सब कुछ ठीक होगा। हम साक्षी को देखते हैं जो कि अब होश में आती है और उसी डंपिंग कॉर्नर तक आ जाती है, जहाँ से नीचे वो सीधा पानी में गिरती है, जो कि असल में उस कुएं का अपर सरफेस था। अब साक्षी जो होती है वो ऊपर जमे हुए केमिकल्स की परत पर गिरती है और धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लगती है, और वहाँ पर हम देख पाते हैं कि वहाँ निचली सतह पर ढेर सारी लेडीज की लाश थी जिनकी स्पिरिट उसे दिखाई देती थी। खैर वो पानी से ऊपर आती है और सभी स्पिरिट्स इंक्लूडिंग रानी की स्पिरिट उसे घेर लेती है और सभी एक साथ उसके सर पर हाथ रख देती हैं, जिससे कि वो तड़पने लगी थी। बेसिकली उनकी उम्मीद अब कोई और नहीं बल्कि साक्षी बन गई थी।
मीनवाइल ताऊ और राजवीर को दिखाया जाता है, जहाँ पर ताऊ राजवीर से कहता है कि उसे कैसे भी साक्षी चाहिए जिसकी गर्दन वो सबके बीच काटेगा, ताकि सबको एक सबक मिल सके कि यहाँ पर कोई भी लेडी कभी प्रथा नहीं तोड़ सकती। तो असल में ताऊ का प्लान ये था कि वो साक्षी को सबके सामने मरवाएगा, जिससे होगा ये कि सारे के सारे लेडीज के मन में एक डर सा बैठ जाएगा कि कोई भी मर्दों के खिलाफ, प्रथा के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन राजवीर जो था उसने गुस्से में आकर पहले ही साक्षी को अधमरा छोड़ दिया था, जिसके चलते ताऊ उसको कहता है कि वो उसे कैसे भी जिंदा या फिर मरी हुई यहाँ पर लेकर आए। अब ये बात शालीन जो होता है वो सुन लेता है, जो कि साक्षी के पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में समर उसे पकड़कर उससे पूछता है तो वो बताता है कि प्रधान असल में एक आदि मानव है और इस गांव के लोग ही उसके वंशज हैं और वो धूप में नहीं जा सकता, इसलिए उसको प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। और वो अभी बीमार है, जिसके लिए ईशानी का बलिदान होगा, मतलब की शादी होगी, जिसमें ईशानी बच गई तो अगली दासी बन जाएगी। हालांकि आज तक कोई भी बच्ची बच नहीं पाई। इससे पहले भी 3 लड़कियां आई थी, लेकिन वो जिंदा नहीं बच पाई थी। विच मीन्स की शुरुआत से हम जो 3 बच्चियों की स्पिरिट्स को देखते आ रहे हैं वो वही बच्चियां थी जिनको इस आदि मानव यानी कि प्रधान के सामने एज अ सैक्रिफाइस पेश किया गया था, यानी कि उनके साथ भी फोर्सफुली यही सब किया गया। लेकिन वो बच्चियां जो थी ना वो भी सेम थी, वो भी रोशनी में बाहर नहीं जा सकती थी, उनको भी सेम स्किन कंडीशन थी। बट यहाँ पर सभी यही मान रहे थे कि जो ईशानी है वो खास है क्योंकि उसके अंदर इसी गांव का खून था। अब समर उससे कहता है कि वो उसे साक्षी के पास लेकर जाए, तो वो उसको लेकर जाने लगता है। मीनवाइल ईशानी को दिखाया जाता है जिसे दुल्हन की तरह तैयार किया गया था, स्नान करवाया गया था, श्रृंगार किया गया था और उसे बार बार उन 3 लड़कियों की स्पिरिट्स भी दिखाई देती रहती है जिन्होंने इससे पहले बलिदान में अपनी जान गंवाई। यहाँ पर पूरा जश्न होता है, शादी का माहौल था, नाच गाना हो रहा था और अब सभी लोग प्रधान के हॉल तक आते हैं, एक रिचुअल करते हैं और ये सभी लोग तक 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 बोला करते थे, यानी कि अपने हाथों को क्रॉस करके, जैसे होता है ना कि अंधेरा कायम रहे, बिल्कुल उस तरह से। दूसरी ओर राजवीर जो होता है वो साक्षी को लेने जाता है, जो कि वो उस कुएं की सीढ़ियों पर उसे मिल जाती है, जिसको वो बांध कर ले जाने लगता है। लेकिन वो उसे रोककर उल्टा उसे पीटने लगती है क्योंकि उसके अंदर बाकी माओ की आत्मा ने अपनी शक्ति दे दी थी। अब वो राजवीर को पीट कर और फिर लटका कर खत्म कर देती है। इस दौरान हम देख भी पाते हैं कि उसके अंदर कितनी सारी लेडीज की स्पिरिट आ गई थी। खैर वो बाहर आती है, जिसको समर मिलता है और समर के आने की खबर से ताऊ और बाकी आदमी भी वहां पर आ जाते हैं क्योंकि सबको पता चल गया था कि वहां पुलिस आ चुकी है। खैर वो साक्षी को ईशानी के पास भेजकर उनसे लड़ने लगता है क्योंकि शालीन को पीछे वाला रास्ता भी पता था। खैर अब साक्षी जो होती है वो प्रधान के हॉल में पहुंच गई थी और यहाँ प्रधान ईशानी को अपने रूम में ले जाता है और पीछे दासी साक्षी को रोकने अपने काले साई को भेजती है। अब साक्षी कहती है कि वो उससे नहीं डरती और आगे जाती है तो दासी उस पर हमला करती है, लेकिन सभी स्पिरिट्स उससे लड़ने लगती हैं और साक्षी कहती है कि वो एक दासी है, उसकी कोई भी इज्जत नहीं है। दासी का लिटरली मतलब सर्वेंट होता है और वो यहाँ पर किस औहदे की बात करती है, उसकी यहाँ कोई इज्जत है ही नहीं। इनफैक्ट हम ये भी देख पाते हैं कि प्रधान उसको काफी बार लात भी मारता था, यानी कि अब वो उससे बोर हो चुका था। हम देखते हैं कि साक्षी दासी को ओवरपावर करके उसे दूर फेंक देती है, यानी कि अब उसकी शक्ति काफी बढ़ गई थी। तभी वो प्रधान के रूम का दरवाजा खींचने लगती है, जिस पर दासी कहती है कि इसको कोई शक्तिशाली खोल सकता है और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन तभी सारी की सारी स्पिरिट्स मिलकर उसका साथ देती हैं, जिसके चलते वो दरवाजा खुल जाता है। खैर वो अंदर आकर ईशानी को बचाती है, जो कि एक बक्से के अंदर बंद थी, लेकिन प्रधान उसका ही रूप लेकर उसे हॉन्ट करता है और ईशानी की जिंदगी को खाने लगता है, यानी कि उसकी लाइफ फोर्स को। और शायद से यही वो चीज थी जिसके चलते वो खुद को सही करता। अब साक्षी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी दासी का काला साया प्रधान को आकर जकड़ लेता है और उसे कमजोर कर देता है। हम देख भी पाते हैं कि उसका विशाल रूप जो था वो काफी ज्यादा छोटा सा हो गया था, यानी कि उसकी शक्तियां खिंच गई थी, या फिर ये कहें कि वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, जिससे कि ईशानी बच जाती है। तभी समर की पुलिस टीम जो होती है वो वहां पर आ चुकी थी और वो ताऊ को अरेस्ट भी कर लेता है। इनफैक्ट वो ताऊ को मारता भी है कि अब निकल गई मर्दानगी। अब तभी साक्षी के पास दासी आती है और कहती है कि अब वो किसी बच्ची को दासी नहीं बनने देगी, यानी कि उसे फाइनली अकल आ गई थी। इनफैक्ट मैंने आपको मूवी की शुरुआत में एक सीन दिखाया था जहां पर साक्षी स्कूल के अंदर इसी आदि मानव के बारे में पढ़ा रही थी, तो वो इनडायरेक्ट हिंट था कि यहाँ पर साक्षी का सामना किससे होने वाला है। और अब आपको एक बात और समझ में आई होगी कि यहाँ पर जो स्पेशल लड़कियां थी जो कि धूप में नहीं जा सकती थी, उसके पीछे क्या रीजन था। तो सूर्यदेव जो थे वो उनको जला दिया करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी बच्ची के साथ में कुछ भी गलत हो। लेकिन अल्टीमेटली आई बिलीव कि यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि पहले जमाने में लोग जो थे उनको किसी भी मेडिकल कंडीशन के बारे में पता नहीं था, जिसके चलते वो उसको श्राप या फिर कुछ और मान लिया करते। लेकिन आज की डेट में मेडिकल साइंस काफी आगे बढ़ चुकी है, जिसके चलते इसे एक मेडिकल कंडीशन माना जाता है, ना कि कोई श्राप। एनीवेज अब ये तीनों कुएं से बाहर आ जाती हैं, लेकिन प्रधान साक्षी के पैर में जंजीर बांधकर उसे अंदर खींच लेता है और ये बिल्कुल सिमिलर सीन है जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। खैर वो दासी से ये कहती है कि उन्हें प्रधान को खत्म करना होगा, नहीं तो ये कभी भी नहीं रुकेगा और ये राक्षस जो है वो सबको मार देगा। और तभी हम देख पाते हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर था, कुआं था, वो भी टूटने लगता है और अब वो प्रधान की ओर बढ़ जाती है उसे खत्म करने के लिए। और उसकी शक्ति को देखते हुए लगता है कि इस बार वो फाइनली उसे खत्म कर देगी, क्योंकि हम समझ पाए हैं कि यहाँ पर जो प्रधान था यानी कि आदि मानव डीमन था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। लेकिन क्या साक्षी प्रधान को हरा पाएगी? क्या वो इस काले साए को खत्म कर पाएगी? तो इस बारे में तो हमें फिलहाल दिखाया नहीं जाता, लेकिन आई बिलीव कि वो उसको खत्म कर सकती है। और अगर ये कुआं खत्म हो भी जाता है, इसका स्ट्रक्चर दब जाता है, तब भी शायद से साक्षी जो है वो स्पिरिट्स की मदद से, यानी कि जो यहाँ की नेटिव थी, वो उनकी हेल्प से बाहर निकल सकती है, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के कई सारे रास्ते थे। और बूम, इसी के साथ में छोरी 2 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी छोरी 2 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, डिटेल में समझ में आ गई होगी। अब देखो ये जो मूवी है ना, उसके अंदर थोड़ी सी चीजें वियर्ड टाइप की हैं। लाइक अगर स्टार्टिंग में हमने पहले पार्ट में देखा कि इस गांव के अंदर छोटी बच्चियों का बलिदान दिया जाता था, तो वो क्यों दिया जाता था? अब या तो ये हो सकता है कि ये जो प्रधान था वो ऐसा करवाता होगा सब लोगों से बोल बोलकर, जिसके चलते वो गाँव को समृद्धि और खुशहाली दे रहा था। लेकिन उसका अल्टीमेट मकसद कुछ और नहीं, बल्कि एक ऐसी ही बच्ची को पाना था जो कि बिल्कुल दासी जैसी थी। अब वो तो गरीमत मानो कि ईशानी बच गई थी, जिसके चलते दासी उसको ढूंढ
पाई, क्योंकि उसके साथ भी सेम मेडिकल कंडीशन थी जो कि यहाँ पर ईशानी के साथ है, जिसके चलते उसे लगा कि वो एक सूटेबल कैंडिडेट होगी, जो कि वो हो भी सकती थी। लेकिन अल्टीमेटली दासी ने चूज कर लिया था कि अब इस गांव के अंदर कोई भी दासी नहीं बनेगी। और इस मूवी के अंदर ढेर सारे सोशल मैसेजेस देने की कोशिश करी गई है कि बच्चों के साथ में गलत काम होता है, लेडीज के साथ में बहुत असॉल्ट होते हैं, ये सब चीजें होती रहती है। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।